बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को क्या करने जा रही है? मरीम नवाज़ ने कहा कि पुलिस इंतज़ार कर रही थी 5 अगस्त को, लेकिन कोई नहीं निकला। इस बयान को अल जज़ीरा ने किस तरह बेनकाब किया, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी, ख्वाजा आसिफ की धमकी और इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया। 1-on-1 मुलाकात हुई। इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत वर्सेस ख्वाजा आसिफ, जीत किसकी होगी? और हुकूमत का ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और फिर व्यूअर्स, दो ख़तरनाक लिस्टें तैयार हो गई हैं और इन लिस्टों में अरबों की करप्शन का मामला है। और ये लिस्टें किस नौयत की हैं, उसे तैयार किसने किया, ये भी आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, ये भी आपको बता दें कि 23,222 रिहायशी प्रॉपर्टीज़ की मलकियत 17,000 पाकिस्तानी शहरियों के पास है। इस रिपोर्ट का इस लिस्ट से क्या ताल्लुक़ है और फिर ADCR से कितने करोड़ की रिकवरी होने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से जो मुलाकात टेलीफोन के ऊपर तय पाई, इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए। और फिर लॉन्ग मार्च हो रहा है जी, अल्लामा नासिर राजा नासिर अब्बास साहब और कराची से ईरान बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। और अब क्या होगा, ये भी आपके सामने जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर भारत के ऊपर 50% के करीब अमेरिका का टैरिफ, इससे भारत में किस किस्म की बेचैनी पाई जाती है और मोदी के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। रिव्यूज, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खान साहब का पैगाम कभी भी पाकिस्तान के मीडिया ने आवाम तक नहीं पहुंचाया, चूँकि इसके अंदर तनकीद है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। खान साहब जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं और हक़ाइक़ कौम के सामने रखते हैं और फिर आइंदा का लाएअमल, और जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया उन्हें दो टोक जवाब। अब ये अडयाला जेल से खान साहब का पैगाम क्या था? पहली चीज़ जो इमरान खान ने कही कि अवाम ने जैसे तमाम तर फस्तायत के बावजूद 5 अगस्त को सड़कों पर निकल कर अपने आइनी हकूक़ के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन है। मैं बिलखुसूस पंजाब की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे फस्तायत अपने अरूज पर है, पुलिस को स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। आम दिनों के अंदर भी अगर ये पैगाम इमरान खान का ना आता, एहतजाज का ऐलान अगर इमरान खान ना करते, तब भी हर इलाके के SHO को ये हुक्म है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार करना है, चाहे ऐलान करें या ना करें, और अपने अपने इलाके में किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आपने होने नहीं देनी। अब इस फस्तायत के माहौल के अंदर लोगों का निकलना और लोगों का एहतजाज करना यकीनन इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान की आवाम इस हकूमत को और इस हकूमत को लाने वालों को तस्लीम नहीं करते, और जितना भी वो जुल्म कर लें ये कौम पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरी चीज़, आज मुल्क में जो हो रहा है वह सकूत ढाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंट कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। हमारी तहरीक का अगला अहम दिन 14 अगस्त है। ये वो दिन है जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन कौम आज तक हकीकी आज़ादी से महरूम है। लेकिन 14 अगस्त के दिन देखना भी ये होगा कि वो लोग जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, क्या उनको भी धर लिया जाएगा? और जो लोग हकीकी आज़ादी के लिए मैदान में निकलेंगे, आप उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन 14 अगस्त को एक बड़े क्रैकडाउन का प्लान जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से बिलखुसूस किया गया। अब इसमें जो सबसे अहम नुकता ये है कि जब आप अपने लोगों को आज़ादी के दिन गिरफ्तार कर रहे होंगे तो दुनिया भर में क्या पैगाम जाएगा। इमरान खान ने सोच समझ कर इस दिन का और हकीकी आज़ादी का जो ऐलान किया, यकीनन ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर 14 अगस्त को नौजवानों की गिरफ्तारियां होती हैं, लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी। इंटरनेशनली आपने 5 अगस्त को जिन लोगों का ये क्लेम था कि पुलिस इंतज़ार करती रह गई, लोग नहीं निकले, इसे एक्सपोज कर रहे हैं। अब ये एक्सपोज करने का मामला क्या है, ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ, लेकिन ये जो इमरान खान का जो पैगाम है, इसे पहले मुकम्मल करते हैं कि हमें इस माफिया से आज़ादी लेना होगी। आज़ादी लेना तभी मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बैठा हूँ, बदतरीन हालात काट रहा हूँ। यहाँ मौजूद कैदी भी इतराफ़ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं किया जाता जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। मैं इस डाकू,
डफर अलائنس के आगे कभी नहीं झुकूंगा, आसिम लॉ को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रहना पड़े मैं इसके लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपके बीरबलों ने, आपकी प्रॉक्सीज ने, आपके जो प्यार करने वाले थे उन्होंने, आपके जितने भी इस हुकूमत और इस अलायंस के अंदर लोग आपको नज़र आएंगे, कोशिश करके देख ली कि इमरान खान को तोड़ लिया जाए, इमरान खान को मना लिया जाए, लेकिन इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये एक वाज़ेह पैगाम इमरान खान की तरफ से दे दिया गया है कि अगर मुझे सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा तो मैं रहूँगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जिस हकीकी आज़ादी की हम कोशिश कर रहे हैं, ये आज़ादी पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर मिलेगी। मेरा तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान को भी खुसूसी पैगाम है कि अपने दिलों से जेल का डर निकाल दें, क़यादत करें और जमहूर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए क़यादत फराहम करें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। ऐसा ही ऑपरेशन ANP के दौर में भी किया गया और मुशर्रफ दौर की नाकाम पॉलिसीज़ को अपनाकर ANP खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होकर रह गई। एक मरतबा फिर वाज़ेह कर रहा हूँ कि जिन मेंबरान असम्बली को नाहक नाअहल किया गया, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। आइन और कानून की बहाली के लिए कामयाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, कौमी डायलॉग के आगाज़ और अहम कौमी मसाइल के हल पर मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ पेश करने पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइज़र ख़ुसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अहदेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो ये खान साहब का पैगाम है पाकिस्तान की आवाम के नाम, पाकिस्तान के लोगों के नाम और बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट को ये दो टोक जवाब इमरान खान की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि जो कुछ भी आप लोगों ने करना है आप कर लें, लेकिन मैं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जो इसमें सबसे अहम नुकता था वो ANP का जो इमरान खान ने उठाया और जिस तरह से ANP के ख़िलाफ़ एक साजिश की गई, मुशर्रफ दौर में आज भी इसी तरह की साजिश की जा रही है और आपको बाहर से लोगों को लाकर साजिश में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर ही ये लोग मौजूद हैं। अली मीन गंडापुर की इजाज़त से ये ऑपरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ 27वीं तरमीम की जो तैयारी की जा रही है उसमें भी आपको जो वफाक की जो पावर्स हैं फ़ौज के हवाले से इन्हें इंक्रीज़ करने की कोशिशें नज़र आएंगी। व्यूअर्स, एक और इंतहाई अहम खबर है और इस खबर का ताल्लुक ख्वाजा आसिफ साहब से है और उनके इस्तीफ़े की बातें आ रही हैं। रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि जी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और वजह ये बनी है कि ADCR सियालकोट के जो गिरफ्तारी का तनाज़ा जो था ये इसकी बुनियाद है। और ख़बर के मुताबिक सियालकोट की ADCR की एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तारी का तनाज़ा जो है वो मज़ीद बढ़ गया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब को भेजा, जिसे शहबाज शरीफ साहब ने कबूल नहीं किया और फिर उन्हें सोचने का कहा। ख्वाजा आसिफ ने मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस डॉक्टर तौक़ीर शाह को भेजकर इस्तीफ़े में कहा कि अगर ADCR को रिहा करवाएं या मेरा इस्तीफ़ा जो है मंजूर किया जाए। अब ये खबर है क्या, ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ और फिर इसका एक एनालिसिस भी आपके सामने रखते हैं कि चंद रोज़ पहले आपको याद होगा कि ADCR को एंटी करप्शन ने मुबैना माली बदअनवानी पर गिरफ्तार किया और 5 रोज़ा जो रिमांड हासिल किया और फिर ADCR ने आम इंतखाबात में बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो सर ये वो बेस है इस पूरी इंफॉर्मेशन का कि जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो तिलमिला रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब का इस ADCR से क्या ताल्लुक? इस ADCR के बारे में अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने सियालकोट के अंदर अपनी जिम्मेदारियां निभाई और बाद में एंटी करप्शन उसको गिरफ्तार करने की बात करती है, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो क्यों उछल कूद कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक सवाल है कि कहीं ना कहीं क्या ख्वाजा आसिफ साहब को ये डर तो नहीं है कि ये ADCR अपना मुंह खोल देगा? माली बदअनवानी के ताने बाने क्या ख्वाजा आसिफ के दरवाजे तक तो नहीं जा रहे? जिस तरह ये ट्रेल और ट्रेन की बात करते थे, फ़ारूक हबीब से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई कि बनिंगाला से वो ट्रेन होकर निकलती थी, तो क्या ADCR की ये जो करप्शन ट्रेन है जिस इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया, क्या इसका ताल्लुक क्या ख्वाजा आसिफ साहब की दहलीज से तो नहीं है? ये तमाम इंतहाई अहम सवालात हैं। व्यूअर्स, मज़ीद इत्तलात ये भी आ रही हैं कि ADCR की गिरफ्तारी के पीछे एक बाअसर शख्सियत का हाथ है और अब इस बाअसर शख्सियत और वज़ीर दिफ़ा के दरमियान एक तरह से जी मैच पड़ गया है। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि वो बाअसर शख्सियत वज़ीर दिफ़ा के एक मातहत महकमे का मुलाजिम है। बाज़ लोग जी किसी एजेंसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ISI का नाम ले रहे होंगे या फिर किसी और एजेंसी का। इत्तलात सर ये भी आ रही हैं कि रिमांड के दौरान सियालकोट के
ADCR سے اچھی خاصی ریکوری ہوئی اور محکمہ اینٹی کرپشن ان کو آج عدالت میں پیش کرنے جا رہی ہے، اور خواجہ آصف صاحب کیا ان کو بچا سکتے ہیں؟ یہ سب سے سب سے بڑا اور اہم اور ملین ڈالر کوشچن ہی ہے۔ اینٹی کرپشن کو جی سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کے پاس یہ خواجہ آصف صاحب پہنچ گئے۔ اب انہوں نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ آپ ایک تو جو تحفظات سے خواجہ آصف نے ان کو آگاہ کیا، تو اس پہ نواز شریف نے خواجہ آصف کو اپنا استعفیٰ واپس لینے کا مشورہ دیا، اور خواجہ آصف ملاقات کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن دینے کے لیے کسی کی اپروچ میں نہیں ہے۔ ان کے تمام نمبرز بند ہیں، مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا، اور خواجہ آصف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے انہوں نے نہیں بتایا۔ دوسری طرف اطلاع یہ بھی ہے کہ شہباز شریف پر کہیں سے اور سے بھی دباؤ ہے کہ خواجہ آصف کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کریں، اور نواز شریف کا دباؤ یہ ہے کہ خواجہ آصف کا استعفیٰ آپ نے منظور نہیں کرنا۔ اب شہباز شریف صاحب پھنس چکے ہیں۔ حکومت کا موقف جی اس کے اندر بڑا کلیئر، تارڑ صاحب جس طرح سے اپنا موقف کسی بھی موضوع کے اوپر رکھتے ہیں حکومت کو لے کر، وہ یہی ہے کہ جناب یعنی ان کا جو موقف ہے وہی پرانا ہے کہ ایسی خبریں صرف سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اور انہوں نے استعفے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ADCR خواجہ آصف کو کیوں رہا کروانا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے تحقیقات جو ہو رہی ہیں، اور پھر کیا خواجہ آصف بھی تحقیقات کی زد میں آئیں گے؟ اور ایک بیوروکریٹ کے لیے خواجہ آصف کیوں اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ملک کا وزیر دفاع، اب دیکھیں جی اس خبر کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے نا۔ جب الجزیرہ، جب آپ کا BBC، وہ یقیناً اس خبر کے پیچھے جائے گا کہ ملک کے وزیر دفاع نے ADCR کو پکڑے جانے کے بعد اپنی جو ہائی کمان تھی اس کو دھمکی لگا دی کہ یا تو اس کو تم رہا کرواؤ یا پھر میرا یہ استعفیٰ بڑھائے، تو پھر آپ کا آٹومیٹکلی ایک تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے ADCR کی رہائی کے اندر۔ کرپشن کا الزام ہے بھائی جان، تسی ملک کا وزیر دفاع، یعنی یہ آپ کا وہ ڈیفنس منسٹر ہے جس کے بیانات کو بھارت FATF کے اندر جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے۔ بھارت پوری دنیا میں اس ڈیفنس منسٹر کے جو بیانات ہیں کہ ہم نے ڈرٹی ورک کیا اوور دا ایئرز، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کرتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ بھارت کے اندر جو ہیڈ لائنز بنیں گی وہ کیا ہوں گی۔ تو سر یہ ہے آپ کی ڈاکو سرکار اور ان کے یہ حالات، اور اگر یہ خبر سچی نہیں ہے تو obviously خواجہ آصف صاحب کو فوری طور پہ منظر پہ آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے افواہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے یہ جھوٹ ہے، اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے ابھی تک اپنا موقف پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں رکھا۔ یہ خواجہ آصف آپ کی سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کا وقار کا مسئلہ ہے کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر ایک ایسا شخص جو پکڑا گیا اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے، اپنے استعفے کو منسوب کر رہا ہے۔ چلیں اگر ہم سمجھتے، اگر یہ کوئی بات کرتے کہ جناب آپ نے بھارت کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا پاکستان کی حکومت کو، اور میں جو ایز اے ڈیفنس منسٹر استعفیٰ دے رہا ہوں، تو سمجھ میں آتا تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کو تگڑا جواب کیوں نہیں دیتے، کیوں خاموش ہے آپ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر، تو سر پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیفنس منسٹر جو ہے آج بھی وہ پاکستان کی عوام کے دلوں کی نمائندگی کر رہا ہے، ان کے جذبات کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم نے سیالکوٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں، ان خبروں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ADCR جسے کرپشن کے الزام میں پکڑا اینٹی کرپشن نے، پنجاب نے، اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ بھائی جان یا تو رہا کرواؤ یا پھر میں بولنے لگا۔ یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے نا کہ خواجہ آصف صاحب جو ریٹرننگ افسرز کے جس نے فرائض سر انجام دیے، کیا وہ کوئی اپنی زبان تو نہیں کھولے گا؟ اس نے کہا ہوگا نا کہ خواجہ صاحب یا تو میری رہائی کرواؤ یا پھر میں بولنے لگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، تو پھر آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ تو ایک اہم شخصیت، تو سر یہ جتنی بھی اہم شخصیات ہیں نا جس ادارے کی بات کریں، ساری اگر اس حکومت کو پڑ جائے نا تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اب میں آپ کو نا ایک اور خبر بھی دیتا ہوں، اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ 2 لسٹوں سے ہے۔ محمد مالک صاحب کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا، اور اس انکشاف میں انہوں نے کیا کہا؟ محمد مالک صاحب بھی بتاتے ہیں جی کہ 2 خطرناک قسم کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں، جن میں اہم شخصیت نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی۔ ان میٹنگز میں کرپشن کے بارے میں بات چیت ہوئی، جس میں گزشتہ 2 سے 3 سالوں میں 2000 ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا انکشاف ہوا۔ یعنی یہ کرپشن PDM دور میں عمران خان کے بعد ہوئی۔ یہ کرپشن نیشنل اسمبلی، سینیٹرز، صوبائی اسمبلیوں اور کچھ اداروں میں ہوئی ہیں۔ تو بھائی جان آپ تو عمران خان کے اوپر ایک کچھ کروڑ کی
گھڑی کا الزام لگاتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی کم قیمت ہے۔ عمران خان اگر صرف آج پاکستان کی عوام کو یہ کہہ دے نا کہ اس ملک کا قرضہ اتارنا ہے تو سب مل جل کر جو ہے اپنا حصہ ڈالیں، تو قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی۔ یہاں پہ کچھ کروڑ کی گھڑی کا الزام لگا کر آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا۔ سر یہ 2000 ارب کا معاملہ ہے، اور اگر پاکستان کی دیکھیں، جب جنرل باجوہ کا دور تھا نا تو اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں کی جاتی تھی، اور آج کی تاریخ کے اندر وہ صحافی جو ماضی میں جنرل باجوہ کے ایکسیس میں تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں فائلز دکھائی گئی۔ حامد رضا صاحب کا اس دن کا ایک کلپ تھا جس میں کرپشن کی داستانیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سناتی رہی، دکھاتی رہی، کاغذ دکھاتی رہی، بلکہ حامد رضا صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا کردار ادا کیا جب نہتوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ڈاکومنٹ کے اوپر چیزیں موجود تھی، ڈاکومنٹس دکھائے گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز یہ بھی ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کہیں، اور یہ اس پوری سچویشن کے بعد ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا 27ویں ترمیم کے لیے جو کوششیں ہیں، کیا کہیں کسی نے انکار تو نہیں کر دیا، اور پھر اب یہ لسٹیں بن گئی کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر بھائی جان ہم نے لسٹیں کھول لی ہیں اور ہمیں ایک ایک کر کے تمہیں ہم تننا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی سر اس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ کرتی رہی ہے، تو یہ لسٹیں ضرور بن رہی ہیں۔ یہ لسٹیں کرپشن کی لسٹیں ہیں، جس نے پاکستان کو لوٹا، اب ان کو کٹہرے میں لانے کے لیے کیا ان لسٹوں کے اوپر کوئی عمل درآمد بھی ہوگا؟ یہ لسٹیں ہم تو مشرف ٹائم سے بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ نیشنل ریکنسلیشن آرڈر پاس ہوتا ہے، اور تمام لٹیروں کو جنہوں نے اس ملک کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا، انہیں آپ نے کلین چٹ دے دی، ایک طرح سے ڈرائی کلین کیا، اور دوبارہ سے اس نظام میں لا کر آپ نے بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ مساق جمہوریت ہے، لوٹنا، لوٹ کر بھاگنا، بھاگ کر پلٹنا، پلٹ کر ڈیل کرنا، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ تو آج بھی اگر لسٹیں بن رہی ہیں، اگر ان لسٹوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا، پکڑا کوئی نہیں جائے گا، تو پھر سر کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بارگیننگ چپ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک لسٹ میں جی سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کانٹریکٹرز شامل ہیں جن پر سوال اٹھ رہے ہیں، اور دوسرے اور پہلے 500 کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے 500 ارب روپے کی ریکوری کا ہدف رکھا گیا۔ ایجنسیوں کو تفصیلات لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہ کتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ دوسری لسٹ میں بھی تیزی آ گئی، اور ایس آئی ایف سی کی پروجیکٹس کو بیوروکریسی کی جانب سے سست روی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو ایس ایف آئی سی تھا نا، یہ پیورلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جی پروجیکٹ ہے کہ ہم ملک کی جو بھی اکانومی ہے اس کو رن کرنے کے لیے اداروں کو، یعنی ایک ون ونڈو آپریشن ہوگا جس میں ہمیں سہولت ہو، اداروں کو، جو پاکستان کے جمہوری ادارے ان کو سہولت نہیں ہوگی، اور ہم ایس ایف آئی سی جو ہے وہ ڈائریکٹ کنٹرول کرے گی پاکستان کی اکانومی کو اور فیصلے کرے گی۔ بیوروکریسی جی ایک بہت بڑا ہرڈل ہے، فائلیں تو وہیں سے پاس ہونی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے بیوروکریسی کے بھی سکینڈلز اب یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے کہ جناب پرتگال کے اندر جائیدادیں ہیں، اور پھر دبئی کے اندر ان کی جائیدادیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ لسٹیں بنا کر بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، بیوروکریٹس کو کنٹرول کرنا ہے، سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور پھر مرضی کے فیصلے ان سے لیے جائیں گے۔ ویورز، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بیوروکریٹس کا ایک بڑا حصہ اس پروجیکٹ کو فیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک پروجیکٹ جو 6 سال سے چل رہا ہے اور 300 سے 400 ملین ڈالر کا ہے، پہلے اس پروجیکٹ کو سندھ حکومت دیکھ رہی تھی، لیکن اب ایس آئی ایف سی کی کے بینر تلے آ گیا، اس کو بھی جان بوجھ کر سست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی اینو تو روکو نا، فوجیاں دا پروجیکٹ ہے، روکو انہوں۔ اور بیوروکریٹس، سر بیوروکریسی جو ہے وہ تو سیاستدانوں کو نہیں چلنے دیتی، منسٹرز کو جو ہے وہ چکمہ دے دیتی ہے، اور فائل جو ہے وہ آگے چلتی نہیں ہے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو صرف بنتے ہیں، لیکن احسن اقبال صاحب جو آ کر بار بار کہتے ہیں نا کہ اگر 2025 تک، 2013 کے اندر یہ کہتے تھے کہ 2025 تک پروجیکٹس کے لیے ہماری حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ 2035 میں انشاءاللہ ہم چاند کے اوپر بھی جائیں گے۔ تو یہ پروجیکٹس کیوں نہیں بنتے؟ وہ اس لیے نہیں بنتے کہ بیوروکریسی، اور پہلے تو خیر وہ ریئلسٹک ہی نہیں ہے جی، کیونکہ شرط ہے کہ اگر حکومت ہمیں 10 سال کی ملے گی تو کچھ ہوگا، ادروائز آپ بھول جائیں۔ تو 5 سال آپ سر جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ارسطو سر ایسے ہی ہیں پاکستان میں، اور جو استعمال کر رہے ہیں اس پورے نظام کو۔ تو ویورز، 2 لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، بزنس مین ہیں، اور بیوروکریسی ہے اس کے اندر۔
अब ये भी हमें देखना होगा कि इसका ताल्लुक क्या है ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे के साथ, और क्या इसमें कोई सियासतदान मज़ीद इस शिकंजे में आएंगे और मज़ीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। वो कहेंगे जी कि हम तो आपके लिए काम करते रहे, हम आपके साथ खड़े रहे, हमें कहा गया कि फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो हुकूमत को कबूल कर लो, हमने कहा हमारी जमहूरियत का क्या होगा, हमारे हल्के का क्या होगा, लोग हमें गालियाँ निकालेंगे, तो आपने कहा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हम हारे हुए थे, हमें जानबूझकर जितवाया गया। जो खुद जो जवेले थी बात करते हैं ना कि भाईजान सीधे हार गए सी, और हमें तो कहा गया कि कबूल करो, यही गलती है। फिर आपको ना ऐसे लोग ना जो सामने आते हुए नजर आएंगे और ये बयानात रिपीट होंगे टीवी पर बैठकर, और लोग जो हैं वो अपनी हुकूमतों से कहेंगे, यानी अपनी हाई कमान से, कि भाईजान आप भी हारे थे, तस्लीम कर लेते तो आज ये हमारे हालात ना होते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें तुन दिया है। इन लिस्टों में सिंध हुकूमत के खिलाफ भी शिकंजा सख्त होगा। 27वीं तरमीम में सिंध हुकूमत को ब्लैकमेल करके, एक पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करके एक वोट लिया जा सकता है। तो सर ये सबसे पुराना तरीका है सियासतदानों को लेजिस्लेशन पे उकसाने के लिए, या तो उनके केसेस या फाइल खोल लें या फिर आप उनके बच्चों को उठा लें, तो दोनों में से एक काम तो होता ही है। ये नाहल करके आप साइड पे करें। अब बीबीसी ने जी एक सवाले से एक रिपोर्ट भी लिखी है, क्योंकि 27वीं तरमीम की गूंज है, और डॉन की एक तहरीर के मुताबिक 23,022 की लीक शुदा डेटा के मुताबिक दुबई की 23,000 रिहायशी प्रॉपर्टीज़ की मलकियत 17,000 पाकिस्तानी शहरियों के पास है। इनमें से कई साबिक आर्मी अफसरान हैं, बैंकर्स हैं, सियासतदान हैं और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। यानी इस मुल्क के अंदर अगर कोई लूटेगा तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग होंगे, अगर कोई लूटेगा तो वो ब्यूरोक्रेट होगा, उसने फाइलें लेफ्ट राइट करनी होती हैं, अगर कोई लूटेगा तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोगों का जो अरबों रुपया, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे शरीफ खानदान के ऊपर, और जो टीटीज आ रही थी, पैसे आ जा रहे थे पाकिस्तान से बाहर, इसमें बैंक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं कुल्फ़ी वाले, फलूदे वाले के नाम, पापड़ वाले के नाम, और जो अपनी मिल्स के जो इनके मालिकान के अकाउंट्स नहीं हैं बल्कि इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं जिनमें ये पैसा भेजा जाता है। तो इसमें बैंकर्स का एक बहुत बड़ा हाथ, उसे पता होता है ना कि अच्छा आज 50 करोड़ आ गए, आज 10 करोड़ आ गए, कहाँ से पैसा आ रहा है, उसे मालूम होता है। एक एक रुपए का उसके बैंक में आना जाना, उसको रिसीविंग उसको पता होता है। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी मैं बता दूं कि जब बैंक की क्लोजिंग होती है ना मंथ के आखिर में, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपने नोट किया होगा कि सर आप ऐसा करें 2 दिन इंतज़ार कर लें, हमारी क्लोजिंग हो रही है, पैसा निकलेगा तो हमारे लिए, यानी जो मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो उस दिन क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द जितने भी दोस्त अहबाब उनके होते हैं जिनको वो भी फैसिलिटेट करते हैं, तो उनको ना फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं कि भाई ना इंज करो कि 4 करोड़ भेज दियो, 5 करोड़ भेज दियो, ताकि हमारी जो बैलेंसिंग शीट है उसके नंबर्स जो हैं वो अच्छे नजर आएँ। तो लोग पैसा भेजते हैं। तो बैंकर्स का यानी इनकी, तो फिर आपको या फ्री कोई, देयर इज नो फ्री लंच स्पेशली इन पाकिस्तान। अमेरिकन तो ये कहते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में भी सर कुछ लो कुछ दो, ये सिलसिला, ये नेक्सस जो है इसी तरह चलता है। और व्यूअर्स ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर लिखा गया कि रवां साल जनवरी में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पर दाखिला को बताया गया कि मुल्क के 22,000 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। फिर मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि उमर अयूब साहब को चीफ जस्टिस से मिलना था, फ़ोन भी गया। उमर अयूब ने क्या इस हवाले से बताया, वो ये कहते हैं कि बुध के दिन 11:13 पर चीफ जस्टिस से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। मैंने कहा कि मेरे वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता। 11:43 पर मुझे कॉल आई कि जुमे को पेशावर में मुलाकात होगी। फिर जुमेरात मुझे 2 बजे सज़ा सुना दी गई। फिर मैंने चीफ जस्टिस को मैसेज किया, अब सज़ा सुना दी गई है, इसलिए मुलाकात मुनासिब नहीं। उन्होंने आगे से मैसेज किया, ओके, यानी चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट से भी कम ताकतवर है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जी हालात हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, उन्होंने उनके हवाले से मैं आपको खबर दे देता हूँ कि एक तो जी उन्होंने ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, और जो रात से शुरू हो गया है, और इस लॉन्ग मार्च में हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन शामिल हैं। इलाद के मुताबिक सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को धमका रही है कि किसी भी सूरत लॉन्ग मार्च में गाड़ियाँ नहीं दी जाएंगी, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फस्तायत का माहौल है, यानी आप एक मुल्क में सफ़र भी नहीं कर सकते। ज़ायरीन अगर बलूचिस्तान अपने मुल्क से गुजरना, किसी इलाका गैर से तो नहीं गुजरना, भारत से होकर तो नहीं आपने कहीं जाना, या भारत के वीज़ों की बात तो नहीं की जा रही, बलूचिस्तान से नहीं गुजर सकते, और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। व्यूअर्स,
भारत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 50% ट्रंप ने टैरिफ इनके ऊपर आयद कर दिया है। पहले 25 था, 50 हो गया मजमूई तौर पर। और तर्जुमान व्हाइट हाउस ये बताते हैं कि अमरीकी सदर ने भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और ज़रूरी है। भारत रूस से बरह रास्त और बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आइंदा 3 हफ्तों में नाफिजुल अमल होगा। भारत पर इससे पहले लगाया गया 25% का टैरिफ कल से नाफिज होगा। जुमेरात से लगाए जाने वाले टैरिफ में स्टील, एल्यूमिनियम, दवासाजी सनत की अशिया शामिल नहीं है। इंडिया का इस पर रद्दमल आया कि उन्होंने कहा जी कि ये गैर माकूल इसे करार दिया, गैर मुनसिफाना करार दिया। उन्होंने कहा जी कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूर करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अगर रशिया लॉन्ग विद चूँकि चाइना के हवाले से भी उन्होंने ये बात कर दी है कि चाइना के ऊपर भी पाबंदियाँ लगेंगी, तो ये देखना ही होगा कि चाइना, रूस एंड देन इंडिया, और चाइना, पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो बढ़ता हुआ एक प्यार मोहब्बत है, ये आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करता है। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।